नमस्कार, हेलो इंडिया में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर आ रही है, G20 शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन। आज नेताओं से मिलेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। द्विपक्षीय बैठक में कई देश शामिल होंगे। पहले दिन शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे मोदी। डिनर के दौरान हुई दोनों की मुलाकात और मोदी ने की यूक्रेन युद्ध रोकने की अपील। 2023 में G20 की अध्यक्षता करेगा भारत। पीएम नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 8 देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पीएम मोदी इंडोनेशिया, स्पेन, फ्रांस, सिंगापुर, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें द्विपक्षीय समझौते पर सहमति भी दी जा सकती है। पहले मंगलवार को इंडोनेशिया के बाली पहुंचने पर राष्ट्रपति जोको विडोडो ने पीएम मोदी का स्वागत किया था। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बाली में गर्मजोशी से स्वागत करते हुए भारतीय समुदाय का आभार जताया था। इसके अलावा पीएम मोदी अपने बाली दौरे के पहले दिन G20 शिखर सम्मेलन में ब्रिटेन के अपने समकक्ष ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो से भी मुलाकात की थी। इसके अलावा पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच भी मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की स्थिति पर समीक्षा की है। एक अन्य बैठक में पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ भी चर्चा की। वहीं एक और बड़ी खबर, गुजरात चुनाव पर आम आदमी पार्टी ने जारी की है 17वीं लिस्ट। 17वीं लिस्ट में 4 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया। केरालू विधानसभा सीट से दिनेश ठाकुर को टिकट दिया गया। विसनगर से जयंती लाल एम पटेल का दांव खेला गया। वहीं सिद्धांत गढ़वी। आम आदमी पार्टी के 160 से ज्यादा उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 17वीं सूची जारी की। इस सूची में 4 उम्मीदवारों के नाम है। आम आदमी पार्टी ने जिन 4 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए उनमें दिनेश ठाकुर, जयंती लाल एम पटेल, भास्कर पटेल, संदीप सिंह राज। आम आदमी पार्टी ने खेरालू विधानसभा सीट से दिनेश ठाकुर को मैदान में उतारा। वहीं विसनगर से जयंती लाल एम पटेल को टिकट दिया गया। मानसा से भास्कर पटेल को टिकट मिला। वहीं पादरा विधानसभा सीट से संदीप सिंह राज को टिकट मिला। अभी तक 160 से ज्यादा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा की। वहीं पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सिद्धांत गढ़वी जामखंभालिया सीट से दावेदारी ठोकेंगे और गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें हैं। कुल विधानसभा क्षेत्रों में से 89 सीटों पर पहले चरण में और 93 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होगा। एक और बड़ी खबर, राहुल गांधी को मिलेगा सचिन का साथ। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे सचिन पायलट। महाराष्ट्र में यात्रा में शामिल होंगे सचिन पायलट। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का यह दावा है। विधानसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। यात्रा से पार्टी में एकजुटता बढ़ेगी। जयराम रमेश का यह कहना। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहुंच चुकी है महाराष्ट्र में। राहुल गांधी को कांग्रेस नेता सचिन पायलट का साथ मिलेगा। पायलट आज महाराष्ट्र में यात्रा में शामिल होंगे और पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा का असर विधानसभा चुनाव के साथ ही साथ 2024 में होने वाले अगले संसदीय चुनाव में भी महसूस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यात्रा एकजुटता को बढ़ावा देगी। अधिक जानकारी देते हुए कहा कि 18 नवंबर को यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के बुलडाणा जिले के शेगांव में एक भव्य जनसभा आयोजित की जाएगी, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी रैली में मुख्य अतिथि होंगे। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा एक ऐतिहासिक आंदोलन है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में कांग्रेस को मिलेगा। राहुल गांधी लोगों पर प्रभाव छोड़ रहे हैं। कांग्रेस समर्थक के अलावा हम लोग भी यात्रा को लेकर उत्साहित हैं। भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर के पहले सप्ताह में झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करेगी।
एक और बड़ी खबर, पंजाब सरकार शहीदों को करेगी सम्मानित। शहीदों के नाम पर होगी सरकारी स्कूलों के नाम, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से भी स्कूल अब जाने जाएंगे। ग्राम पंचायतों को प्रस्ताव पारित करने के लिए कहा गया। राज्य मुख्यालय भी ये प्रस्ताव भेजा जाएगा। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह ने जानकारी ये दी है। पंजाब सरकार ने शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने के लिए एक नया कदम उठाया है। सूबे की सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के नाम शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखने का फैसला किया। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों के नाम शहीदों के नाम पर रखे जाएंगे। बैंस ने कहा कि ग्राम पंचायतों और स्कूल प्रबंधन समितियों को स्कूलों के नाम बदलने के लिए प्रस्ताव पारित करने को कहा गया है। मंत्री ने एक बयान में कहा कि वे अगले महीने शहीदों की जीवनी के साथ स्कूलों के प्रिंसिपल के माध्यम से प्रस्ताव राज्य मुख्यालय को भेजा जाएगा। एक और बड़ी खबर, आज नामांकन दाखिल करेंगे सीएम भूपेंद्र पटेल। नामांकन के दौरान अमित शाह भी वहां पर मौजूद होंगे। नॉमिनेशन से पहले बीजेपी निकालेगी एक बड़ी रैली। अहमदाबाद दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल आज गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी वहां पर मौजूद होंगे। इसके पहले मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनाने पर भरोसा जताया और कहा कि पार्टी सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी, सबसे ज्यादा सीटों के साथ जीतेगी। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के अहमदाबाद के दौरे पर हैं। उन्होंने साड़न निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के साथ उनकी नामांकन में शिरकत की थी। मीडिया से बात करते हुए अमित शाह ने कहा था कि इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी, सबसे ज्यादा सीटों के साथ जीत हासिल करेगी। अमित शाह ने पीएम नरेंद्र मोदी और राज्य के सीएम के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि सीएम भूपेंद्र पटेल प्रदेश में विकास कार्यों को गति दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति का भी जिक्र किया और कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। पीएम मोदी और सीएम पटेल का नेतृत्व विकास कार्यों को गति दे रहा है। राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और गुजरात के दलितों, आदिवासियों और ओबीसी समुदाय के लिए पीएम मोदी के विकास मॉडल का पालन सीएम पटेल करने में लगे हैं। एक और बड़ी खबर, यूपी कैबिनेट की आज एक अहम बैठक होगी। लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 11 बजे बैठक का आयोजन किया जाएगा। सीएम योगी की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास होने की उम्मीद है। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक का नेतृत्व करेंगे। लोक भवन में सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास और आगामी कार्य योजना को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास होने की उम्मीद है। इसके अलावा योगी सरकार के 6 महीनों का कार्यकाल पूरा होने और आगे की योजना पर भी रणनीतियां बनाई जाएंगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर और मंत्रियों के दौरे को लेकर भी चर्चा होगी। मंत्रियों से जिलों में शुरू किए गए दौरे के अनुभव को साझा किया जाए ताकि शासन के कामकाज को आगे चलकर और बेहतर तरीके से पारदर्शी बनाया जा सके। कैबिनेट की मीटिंग में अयोध्या, काशी और मथुरा के विकास को लेकर भी प्रस्ताव को लेकर मंजूरी अब दी जा सकती है। एक और बड़ी खबर, सरकारी बैंकों के सीईओ से मिलेंगे आरबीआई गवर्नर। डिपॉजिट की धीमी ग्रोथ पर बातचीत होगी। डिजिटल बैंकिंग के काम की होगी समीक्षा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास आज सरकारी बैंकों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में धीमी जमा वृद्धि और लोन की ऊंची मांग को बनाए रखने से संबंधित मसलों पर चर्चा की जाएगी। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक जमा राशि में सालाना आधार पर 10.2% की तुलना में 9.6% की वृद्धि हुई।
जबकि लोन का उठाव 1 साल पहले के 6.5% की तुलना में 17.9% बढ़ चुका है। बैठक के लिए जारी एजेंडों के मुताबिक मूल्य निर्धारण और जमा की धीमी वृद्धि समेत स्थिरता पर भी चर्चा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में खुदरा और सूक्ष्म लघु और मझोले खंड में संपत्ति की गुणवत्ता पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में पिछले महीने पीएम नरेंद्र मोदी के जरिए शुरू हुई डिजिटल बैंकिंग इकाइयों के कामकाज की भी समीक्षा की जाएगी। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में बेहतर आर्थिक प्रदर्शन को बैंकिंग प्रणाली की मजबूती से समर्थन मिला है। साथ ही खुदरा उद्योगों और सेवा क्षेत्रों में लोन डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ा है। एक और बड़ी खबर, सीएजी ऑडिट दिवस का उद्घाटन आज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसका उद्घाटन करेंगे। 1 हफ्ते चलेगा ऑडिट दिवस समारोह। उपराष्ट्रपति अधिकारियों को संबोधित करेंगे। आज से सप्ताह भर चलने वाले ऑडिट दिवस समारोह की शुरुआत हो रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक आधिकारिक प्रेस रिलीज के जरिए नई दिल्ली में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के मुख्यालय में उद्घाटन भाषण देंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सीएजी के लेखा परीक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के अलावा भारत के पूर्व सीएजी, राज्यों के महालेखाकार, भारत सरकार और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के अधिकारियों को संबोधित करेंगे। ऑडिट दिवस के लिए सीएजी की आउटरीच गतिविधियों के हिस्से के रूप में राष्ट्र के युवाओं के लिए एक राष्ट्रीय ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई है। उसका उद्देश्य सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक सार्वजनिक जवाबदेही और प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान के जरिए दिए गए। एक और बड़ी खबर, बिहार में पुलिस कर्मियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। 10,459 पुलिस कर्मियों को नीतीश कुमार सौंपेंगे लेटर। गांधी मैदान में सीएम सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी वहां पर मौजूद होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 10,459 पुलिस कर्मियों के बीच होंगे। इस कार्यक्रम में सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद होंगे और कार्यक्रम को लेकर गांधी मैदान में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन जोर शोर से तैयारियां कर रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर गांधी मैदान में आम लोगों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। आम आदमी की एंट्री पर यह रोक कार्यक्रम के खत्म होने तक लगी रहेगी। इसके पहले पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में खुले मंच से कर्पूरी ठाकुर ने सीएम रहते नियुक्ति पत्र का वितरण किया था। अब ये इतिहास एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार लगातार समारोह आयोजित कर चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर, मोरबी हादसे पर हाईकोर्ट की फटकार। नगर पालिका को हाईकोर्ट की फटकार लगी है। नगर पालिका को कोर्ट में पेश होने के आदेश। अब 24 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई अब होगी। पुल हादसे में हुई थी 135 लोगों की मौत और 30 अक्टूबर को गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसे में 135 मौतों पर गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी नगर पालिका को जमकर फटकार लगाई। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे शास्त्री की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि नोटिस जारी होने के बावजूद मोरबी नगर पालिका की तरफ से कोई भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। वे ज्यादा होशियार बन रहे हैं। पहले जवाब देने हाजिर हों। मोरबी नगर पालिका को आज कोर्ट में पेश होने का आदेश अब दिया गया। मामले पर अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। बेंच ने पूछा कि पहला एग्रीमेंट खत्म हो जाने के बाद किस आधार पर ठेकेदार को पुल को 3 साल तक ऑपरेट करने की इजाजत दी गई। अदालत ने कहा कि इन सवालों का जवाब हलफनामे में अगली सुनवाई के दौरान देना चाहिए। वहीं एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक आज होगी। मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। सुबह 11 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक और बैठक में अनुपूरक बजट पर चर्चा संभव। उत्तराखंड में सरकार आज सचिवालय में सुबह 11 बजे से आयोजित होने वाली कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। इस मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
सूत्रों के मुताबिक आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार राज्य में बीते कुछ माह में जारी परीक्षाओं में धांधली विवाद और नकल माफियाओं पर सख्त कार्रवाई के लिए नकल रोधी विधेयक कैबिनेट के समक्ष पेश करते हुए इसे मंजूर कराकर सदन में लाकर कानून की शक्ल देने की तैयारी में है। राज्य के स्थानीय महिलाओं को नौकरियों में 30% आरक्षण संबंधी विधेयक पर भी चर्चा कराने की तैयारी है। राज्य आंदोलनकारी के आरक्षण पर भी कुछ अहम निर्णय लिया जा सकता है और राज्य सरकार इस मामले में बिल और अधिसूचना पर कैबिनेट में मंथन कर निर्णय ले सकती है। विधानसभा सत्र आयोजन का आधिकारिक कार्यक्रम जारी हो चुका है। राज्य सरकार आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले अनुपूरक बजट पर भी चर्चा कर सकती है। इसके साथ ही साथ राज्य सरकार राज्य में नर्सिंग भर्ती नियमावली लाकर इसे स्वीकार भी कर सकती है। वहीं व्हाइट हाउस के लिए ट्रंप का तीसरा अभियान, बड़ी खबर आज से शुरू हो सकती है। अभियान की शुरुआत मिशन व्हाइट हाउस को लेकर कर सकते हैं घोषणा। अभियान को शुरू करने का संदेश, अब ट्रंप के इतिहास को खारिज करने की कोशिश। इसे निराशाजनक मध्यावधि चुनाव में हार से आगे बढ़ने और इतिहास को खारिज करने की कोशिश भी कहा गया। हालांकि ट्रंप ने पिछले हफ्ते उम्मीद जताई थी कि मध्यावधि चुनाव के नतीजों का इस्तेमाल वो अपनी पार्टी के नामांकन के लिए कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर हरियाणा की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर गुटबाजी के आरोपों को नकारते हुए कहा कि पार्टी में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, कौन किसको कमजोर कर रहा है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, ऐसा मनमुटाव होता रहता है। साथ ही उन्होंने हिमाचल चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि हिमाचल में कांग्रेस के प्रत्याशियों को भारी जनसमर्थन मिल रहा है। हिमाचल में इस बार कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। वहीं गुजरात चुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट के नाम आने पर कहा कि गुजरात में जाएंगे और प्रचार करेंगे, वहां जाकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि राज्य में कांग्रेस के लिए जनता का मूड क्या है। समर्थन मिल रहा था हमारे उम्मीदवारों को और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को, उससे लगता था मेरे को और अब भी लगता है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कोई भी जो है सीएलपी का नेता वर्किंग कमेटी में नहीं है, चाहे वो अशोक गहलोत है, चाहे मुख्यमंत्री वहाँ का है, चाहे मैं हूँ। ये प्रोसीजर है कांग्रेस का और कोई भी स्पेशल इन्वाइटी नहीं है। वहीं यूपी के महोबा में राज्य मंत्री डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी ने मुख्यालय के एक मदरसे का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद मदरसे में फैली अव्यवस्था को लेकर वे खासी नाराज भी दिखाई दी। इस दौरान उन्होंने मदरसे से जुड़े तमाम दस्तावेजों की बारीकी से जांच पड़ताल की, जिसमें मदरसे का पंजीकरण नहीं पाए जाने पर डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी ने मदरसे से जुड़े कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान योगी सरकार से मान्यता प्राप्त राज्य मंत्री के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मदरसे में तालीम ले रहे छात्रों से तमाम जानकारी ली। दस्तावेज पूरे नहीं होने पर उन्होंने मदरसे का संचालन और कानूनी करार देते हुए कई सवाल उठाए हैं। वहीं यूपी की बदायूं में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के स्मृति द्वार के निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर वो हवन पूजन में शामिल हुए। पूजन के बाद जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया। इस मौके पर बीएल वर्मा ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में आज पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि G20 देशों के सम्मेलन में भारत अध्यक्षता कर रहा है और मोदी की अध्यक्षता में देश गौरवान्वित होगा। साथ ही उन्होंने रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में जीत का दावा किया। बीएल वर्मा ने कहा कि पिछले रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव में जिस तरह जनता ने बीजेपी को जिताया, उसी तरह अब रामपुर विधानसभा और मैनपुरी लोकसभा में जनता कमल खिलाने के लिए तैयार बैठी है। चलिए बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।